स्टूडेंट्स हम लोग पे फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में पहले हम लोगों ने जनरल कंसेप्ट जो फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स उसको समझ के लिया। देन इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स है, जैसे कि आपका ट्रांससेलुलर पैसिव डिफिजन है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, देन कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन है, एंडोसाइटोसिस है, आयन पेयर कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। देन हम लोगों ने एब्सॉर्प्शन की कंसेप्ट शुरू की थी। एंड यहाँ पे हर लेक्चर में जब हम लेक्चर शुरू करते हैं तो पहले हम लोग एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हमारे होते हैं ये पीवाईक्यू है। ये एमसीक्यूज कभी ना किसी एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज की भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। एंड जब हम लेक्चर के पहले एमसीक्यू लेते हैं तो आपको ये अंदाज आ जाता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आपके सीआरई एम्स, आरआरबीज, डीएचएस, जेडपी, महानगर पालिका, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स के पीवाईक्यू है। तो आज भी अभी जो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो पहले ये पीवाईक्यू हम डिस्कस कर लेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में टॉपिक को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा टारगेट है कि जो फार्माकोकाइनेटिक चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। बट यदि आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है या कोई कंसेप्ट रिवाइज करना है तो वैसे आप मुझे बोलिए। आपको अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है एंड उस कंसेप्ट को डिस्कस करना है तो भी आप मुझे बीच में रोक सकते हो। हमारा आज का टारगेट फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक कंप्लीट करना है। बट अगर पूरे एक घंटे में यदि हमारे एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन भी डिस्कस होता है तो भी चलेगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें हर एक कंसेप्ट को समझते हुए जाना है, क्लियर करते हुए जाना है। उस कंसेप्ट में यदि कोई भी एमसीक्यू आता है तो वो एमसीक्यू हमें सॉल्व करते आना चाहिए। ध्यान रखिए, कंसेप्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन एमसीक्यूज। यदि आपने एक कंसेप्ट क्लियर कर ली तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड 1000 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। पर 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद भी कोई एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगी इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है। और साथ में पीवाईक्यू मतलब एमसीक्यू का पैटर्न क्या होता है, एमसीक्यू की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर, विजिबल। मैं मेरा कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ओके ओके, चलिए। सो अभी जो टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके, तो पहले हम इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट एमसीक्यू, आज का पहला एमसीक्यू है। ओके, so the term biotransformation includes the following. Option A, accumulation of substances in a fat tissue. Option B, binding of substances with plasma proteins. Option C, accumulation of substances in a tissue. And option D, process of physical, chemical and biochemical alteration of a drug in the body. So, what do you think? क्या है इसका सही आंसर? ओके, ऑप्शन डी नेहा ने दिया है, शिवानी ऑप्शन डी। ओके, सुनो, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म किस लिए होता है? क्या पर्पज है मेटाबॉलिज्म का? तो मेटाबॉलिज्म का पर्पज है ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज करना, ड्रग को वाटर soluble बना देना। ओके, to increase the polarity of drug, to make a drug water soluble, ओके, एंड एक्सक्रीटेबल। ड्रग की पोलैरिटी बढ़ा के ड्रग को वाटर soluble बना के उसको एक्सक्रीटेबल बना देना। एक्सक्रीटेबल कैसे बनेगा? तो यूरिन में soluble होकर के। तो मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस क्या है? तो मेटाबॉलिज्म का पर्पस है ड्रग की पोलैरिटी इंक्रीज करना, ड्रग को वाटर soluble बनाना, ड्रग को एक्सक्रीटेबल बना देना। एंड ये प्रोसेस कैसी होती है? तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल।
जैसे आप जानते हो कि मेटाबॉलिज्म में फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस होती है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन है। So metabolism that is biotransformation is a process of physico-chemical. Physico-chemical मतलब नॉन पोलर ड्रग है तो पोलर हो जाएगा, लिपिड सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल बनेगा एंड एक्सेटेबल हो जाएगा। तो फिजिको केमिकल चेंजेस इसमें होते हैं एंड बायोकेमिकल प्रोसेस बायोकेमिकल जिसमें फेज 1 फेज 2 की रिएक्शन होती है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स हेल्प्स टू मेंटेन डैश फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। Option A, non-sync condition. Option B, sync condition. Option C, pKa. Option D, none of the above. So what do you think? What is the correct answer? B. Okay. Shivani B. Dipali B. Okay. Yes. Ganesh B. Okay. So yes. Yes. So the correct answer is option B, sync condition. तो जैसे हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो पैसिवली डिफ्यूज होते हैं, पैसिवली मतलब पैसिव डिफ्यूजन होता है। और पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हमेशा हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रग जाता है पैसिव डिफ्यूजन में। ओके, तो यहाँ पे हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखना, तो दैट इज द सिंक कंडीशन। वो होती है सिंक कंडीशन। तो जब कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड होता है तो वो ड्रग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है, मतलब सिंक कंडीशन को मेंटेन रखता है। अब यह सिंक कंडीशन है, यह सिंक कंडीशन मोस्टली बायोफार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट है, बायोफार्मास्यूटिक्स में। ओके, बायोफार्मास्यूटिक्स में इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे आता है? तो पर्टिकुलरली बायोफार्मास्यूटिक्स में डिसोल्यूशन टेस्ट में इसका इंपॉर्टेंस आता है। डिसोल्यूशन टेस्ट, ओके, डिसोल्यूशन के लिए ड्रग डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन टेस्ट में इसका इंपॉर्टेंस आता है। अभी फार्माकोकाइनेटिक ये जो चैप्टर है ये हम लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी। और ये टॉपिक हम लोग बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओनली फार्माकोलॉजी पढ़ा है, उन्होंने बायो फार्मास्यूटिक्स नहीं पढ़ा है। और जो डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि जो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस है, तो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस। मेनी टाइप्स, काफी टाइप मतलब आईपीएल में आप देख लीजिए, इंडियन फार्माकोपिया ने भी डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस अलग अलग टाइप्स के, टाइप ए, टाइप बी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से अलग अलग टाइप्स दिए डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस के। यूएसपी ने भी डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस के अलग अलग टाइप्स दिए हैं। तो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में ये सिंक कंडीशन मेंटेन करना जरूरी होता है, सिंक कंडीशन मेंटेन करना जरूरी होता है। यदि सिंक कंडीशन मेंटेन नहीं की जाती है डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में तो वहां पे आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो कुछ रिजल्यूशन टेस्ट एपरेटस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि उसके अंदर में सिंक कंडीशन मेंटेन की जा सके। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये जो टॉपिक है कौन सा, फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक ये टॉपिक आपको फार्माकोलॉजी में से तो पढ़ना है, केडे त्रिपाठी से पढ़ना है। उसके अलावा ये टॉपिक आपको जो बायोफार्मास्यूटिक्स के बुक्स है, ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली जिन्होंने डिग्री किया है, तो जिन्होंने डिग्री किया है वो जानते हैं ये बायोफार्मास्यूटिक्स के बुक्स के बारे में। तो आपको डिग्री में आपने ये जो बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ब्राह्मणकर एंड जायसवाल ये बुक आपने रेफर किया होगा, ओके, ब्राह्मणकर एंड जायसवाल। एंड ऑल्सो मेरा भी बुक है बायोफार्मास्यूटिक्स का, नारायण प्रकाशन का, सुनील बत्तुआ, डॉक्टर एन पराडकर, ओके, ये मेरा बुक है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो ये जो टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स, ये टॉपिक आपने ये जो बायोफार्मास्यूटिक्स के बुक्स है इसमें से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे केडी त्रिपाठी तो ही डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स है वो केडी त्रिपाठी पढ़ सकते हैं, और वो उनके लिए भी एक बार बायोफार्मास्यूटिक्स एंड जो बुक है बायोफार्मास्यूटिक्स का डिग्री का उसमें से टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। क्या कि जो सीआरई एम्स के एग्जाम होगी, ठीक है, सीआरई एम्स में जनरली टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स पे या फार्माकोकाइनेटिक्स पे, या जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं उस पे सीआरई एम्स में, या आरआरबी का अगर आप सिलेबस देखोगे तो आरआरबी का भी जो फार्मासिस्ट एग्जाम का सिलेबस है वो डिग्री का सिलेबस है। अगर जैसे आप डीएचएस अगर है, डीएचएस या डीएमईआर है या आपका जेडपी है, जेडपी महानगर पालिका है, तो मे बी
DHS, DME और ZP महानगर पालिका, इनमें जनरली डिप्लोमा के बेस पे एग्जाम, डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। जनरली उसमें न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स के न्यूमेरिकल्स, उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। DHS में, ZP में, उसमें न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। बट जो एम्स का एग्जाम होगी या जो लोग आर भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स में, वो न्यूमेरिकल्स, वो भी उन्होंने प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जैसे ये टॉपिक हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ते हुए आपको इस टॉपिक को और डेप्थ में भी पढ़ना है। ये नोट्स तो आपको पढ़नी है। ये एमसीक्यूज यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे टेस्ट में जो भी एमसीक्यूज दिए हैं, वो भी आपको पढ़ना है। जो बुक आपको हमने दिया है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक, उससे भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको जितने भी रेफरेंस बुक है, जैसे क्रेडिट पार्टी है या बायो फार्मास्यूटिक्स की रेफरेंस बुक है, तो रेफरेंस बुक से भी आपको स्टडी करना है। उस तरीके से यदि आप स्टडी करोगे और खुद के नोट्स बनाओगे, सेल्फ स्टडी, सेल्फ नोट्स, तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो, चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर एचएपी में भी आता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एचएपी का क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो एंड इस क्वेश्चन को आप फार्मेकोलॉजी का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। ओके, so identify wrong statement about blood-brain barrier. Option A, only lipid-soluble drugs are able to penetrate the blood-brain barrier. Option B, efflux transporters like PGP and anion transporters present in brain. Option C, dopamine does not enter brain. And option D, water-soluble drugs can easily cross the blood-brain barrier. तो बताइए, which is the correct answer? ओके, दीपाली ने डी आंसर दिया है। ओके दीपाली, हर्षल ने भी डी आंसर दिया है। ओके हर्षल, यस। गणेश डी, ओके गणेश, तो यस, तो ये जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो भी हम क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आप लोग कवर करते हैं लेक्चर की शुरुआत में एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग करेक्ट कर देते हो। इसका मतलब आपका रीडिंग अच्छा है, आपने टेस्ट में पढ़ा है और आप एमसीक्यूज को आप समझ सकते हो। सो आपका और थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर रखने की जरूरत है, थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप कोई भी एग्जाम हो, सीआरई एम्स है या यूपीएससी डीआई की एग्जाम है, वो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वाटर सॉल्युबल कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये गलत है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली लिपिड सॉल्युबल आर एबल टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, करेक्ट है। यहाँ पे पैसिवली डिफ्यूज हो जाते हैं, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू लिपिड सॉल्युबल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। देन इफेक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स लाइक पीजीपी, तो जो इफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एमसीक्यू, इसका एक एमसीक्यू कल हम लोगों ने देखा था पीजीपी रिलेटेड, राइट। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर में क्या होते हैं, तो ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शंस आ जाते हैं, टाइट जंक्शंस, ओके, सभी को मालूम है ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शंस होते हैं। उसके बाद में ब्लड ब्रेन बैरियर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग को हाइड्रोलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम्स। उसके बाद में ब्लड ब्रेन बैरियर में ये फ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं लाइक पीजीपी, पीजीपी जैसे ये फ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि अनवांटेड कोई मॉलिक्यूल, अनवांटेड कोई सब्सटेंस यदि ब्रेन में एंटर कर जाती है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, वापस बाहर भेज देते हैं। तो इस तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, राइट। देन डोपामिन डज नॉट एंटर ब्रेन। अब ये जो डोपामिन है, ये डोपामिन कौन से ट्रीटमेंट में दिया जाता है, कौन से ट्रीटमेंट में जरूरी होता है, कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए डोपामिन जरूरी होता है, बताइए। कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में डोपामिन जरूरी होता है? पार्किंसन, पार्किंसन, वेरी गुड, करेक्ट, एग्जैक्टली, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। डोपामिन पार्किंसन डिसीज में जरूरी होता है। पार्किंसन डिसीज में डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि जो डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पार्किंसन डिसीज में, राइट। सो हम लोग जब पार्किंसन डिसीज में डोपामिन एडमिनिस्टर करते हैं, तो कौन से फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन से फॉर्म में डोपामिन एडमिनिस्टर किया जाता है, बता सकते हो? लिवोडोपा, वेरी गुड गणेश, एग्जैक्टली। पार्किंसन डिसीज में लिवोडोपा, ठीक है, लिवोडोपा के फॉर्म में हम लोग
डोपामिन एडमिनिस्टर करते हैं। लेवोडोपा इज अ प्रोडक्ट ऑफ डोपामिन। लेवोडोपा ये प्रोडक्ट है डोपामिन का। अब हम यहाँ पे लेवोडोपा ये प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डोपामिन जो है ये डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर हम डोपामिन को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं डोपामिन का, तो ये डोपामिन पेरिफेरली रह जाएगा, पेरिफेरली। ये ब्रेन में एंटर ही नहीं हो पाएगा। ये ब्रेन में एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है लेवोडोपा, ये लेवोडोपा यहाँ पे दिया जाता है। और लेवोडोपा जो प्रोडक्ट है डोपामिन का, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। लेवोडोपा जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड जब लेवोडोपा ब्रेन में एंटर करता है, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं ब्रेन में, वो एंजाइम्स लेवोडोपा को ब्रेक करके डोपामिन को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और तीनों का भी सही आंसर आप लोगों ने दिया है। दैट इज गुड थिंग। तो चलिए दोबारा अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में दिस इज अवर लेक्चर नंबर 17। ये आज का हमारा 17 नंबर का लेक्चर है। ठीक है? फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो जनरल डेफिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एडीएमई हमने पढ़ा। इसके बाद में हम लोगों ने ड्रग डिस्पोजिशन का डेफिनेशन देखा, डीएमई ड्रग डिस्पोजिशन। देन ड्रग एलिमिनेशन हमने देखा, एमई। उसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स